हमारा ब्रह्मांड का साइज इतना बड़ा है कि हम लोग अपने ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं और सोचते हैं वो हमारे लिए कम ही पड़ता है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में स्टार्स और गैलेक्सी मौजूद है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी को सीधे तरीके से चुनौती देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट बिलीव मी, हम लोग ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ब्रह्मांड में तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उस चीज के बारे में हम लोग को कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उस चीज को सीधे तरीके से देख भी नहीं सकते। आज हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद है जिनके बारे में आज हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ही कम जानता है, और उन्हीं रहस्यों में से आज हम लोग 5 रहस्य के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो दिल थाम के बैठो, क्योंकि इस वीडियो में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है वो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरे बोलने का स्पीड कम लग रहा है तो आप ऊपर सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हो। अब इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड का एक ऐसा जगह जहां पर अगर कोई चीज गलती से भी चला जाता है तो वो जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आप भी वहां पे चले जाते हो तो आप भी वहां से कभी लौट के नहीं आ पाओगे। इससे ना तो लाइट एस्केप कर पाता है, ना ही कोई मैटर एस्केप कर पाता है। हाँ, मैं ब्लैक होल्स की बात कर रहा हूँ, जिसे ब्रह्मांड का दानव भी कहा जाता है, जो अपने अंदर हर चीज को समा लेता है। लेकिन क्या ब्लैक होल सिर्फ इन्हीं सभी चीजों के लिए जाना जाता है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ब्लैक होल जितना ताकतवर और डरावना है उससे भी ज्यादा ये काम का है, क्योंकि अगर ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते तो आज हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। वेल, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब किसी भी मैसिव स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होना बंद हो जाता है तो उस स्टार का ग्रेविटी अपने ही अंदर पूरे स्टार को कोलैप्स कर लेता है, और ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इसके वजह से एक ऐसा चीज का निर्माण होता है जिसका घनत्व अनंत माना जाता है, और इसे ही साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे द्वारा बनाए गए फिजिक्स कोई काम के नहीं होते हैं। यानी कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स से इस सिंगुलैरिटी को समझ पाना लगभग में इम्पॉसिबल है। वैसे तो ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सभी ब्लैक होल को देखते हुए ब्लैक होल को 3 कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें से पहला कैटेगरी है स्टेलार ब्लैक होल्स का। ये ब्लैक होल बड़े तारे के पतन से बनता है, और साइंटिस्टों का अनुमान है कि इन तारों का मास हमारे सूर्य के मास से कई गुना ज्यादा हो सकता है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। बेसिकली ये कैटेगरी के ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं, और इसी की वजह से पूरा गैलेक्सी स्टेबल बना रहता है। और इसी तरह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे हम लोग सजिटेरियस ए ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। और अभी जो आप अपनी स्क्रीन में जिस इमेज को देख रहे हो, ये वही सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। तीसरे कैटेगरी में आते हैं मिनिएचर ब्लैक होल। हालांकि इसके अस्तित्व को लेकर साइंटिस्टों को काफी सारा डाउट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने होंगे। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और आप यकीन नहीं करोगे, अगर किसी भी गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं होगा तो एक्चुअल में वो गैलेक्सी कहलाएगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो गैलेक्सी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से कोई भी गैलेक्सी बनता है, और अगर कोई गैलेक्सी ही नहीं बनेगा तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्लैक होल जितना डरावना है उतना ही ये हमारे काम का है। और यही नहीं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल ही एक वर्म होल की तरह काम करता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिससे कि हम लोग अरबों खरबों लाइट ईयर की डिस्टेंस को कुछ घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2019 से पहले कई साइंटिस्ट ब्लैक होल पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन 2019 के बाद मानव जाति ने सबसे पहले ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया था। इस इमेज को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने लिया था। ब्लैक होल से रिलेटेड ऐसे काफी सारे सवाल है जिसका जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो उस इंफॉर्मेशन का क्या होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और इसी को साइंटिस्ट ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। ब्रह्मांड का जो दूसरा रहस्य है वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। ये वही चीज है जो हमारे ब्रह्मांड में तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हम लोग इसे कभी देख नहीं सकते। आज हम ब्रह्मांड में जितने सारी चीजों को देखते हैं, चाहे वो फिर कोई प्लेनेट हो या फिर स्टार या फिर कोई गैलेक्सी ही क्यों ना हो, वो सब कुछ मात्र पूरे ब्रह्मांड का 5% हिस्सा ही है।
बाकी 95% हिस्सा वो चीज है जिसके बारे में आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि डार्क मैटर का क्वांटिटी पूरे यूनिवर्स में 26.8% है और डार्क एनर्जी का क्वांटिटी 68.2% है और बाकी बचा 5% ऑर्डिनरी मैटर है, यानी कि हम लोग अपने आसपास जितने सारी चीजों को देखते हैं वो मात्र 5% ही है। साइंटिस्टों को डार्क मैटर का सबसे पहला एविडेंस 1930 में मिला था। जब कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहे थे तो साइंटिस्टों ने ये ध्यान दिया कि गैलेक्सी अपने ऑर्बिट में बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं। हालांकि तेज गति से घूमना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब साइंटिस्टों ने गैलेक्सी के मास को मेजर किया और जब गैलेक्सी के घूमने की स्पीड को मेजर किया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद चीजों का मास उतना था ही नहीं जिससे कि गैलेक्सी इतना फास्ट ऑर्बिट कर सके। और अगर सिर्फ गैलेक्सी के मास से देखा जाए तो गैलेक्सी में मौजूद सभी चीजें जैसे कि प्लैनेट, स्टार, वो कब के स्पेस में बिखर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सभी चीजों को एक ऐसे इनविजिबल शक्ति ने बांध कर रखा था जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है बट हमें वो दिखाई नहीं देता, और इसी अदृश्य चीज को हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन आखिरकार डार्क मैटर क्या होता है और ये कैसे बना होता है? वैज्ञानिकों की माने तो ये एक इनविजिबल पार्टिकल की तरह है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, और इसी की वजह से हम इसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। अब बात करते हैं हम लोग डार्क एनर्जी की। अगर हम लोग डार्क मैटर को ब्रह्मांड का एक गोंद की तरह माने जो सभी चीजों को आपस में चिपकाए रखता है, तो डार्क एनर्जी वो ताकत है जो ब्रह्मांड को और तेज गति से फैलने के लिए मजबूर कर रहा है। 1998 में जब कुछ वैज्ञानिक गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने ये ध्यान दिया कि ये गैलेक्सी एक दूसरे से लगातार दूर जा रहे हैं और ये एक्सपेंशन हर दिन हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, और वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके पीछे का कारण है डार्क एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के 70% हिस्सा को कवर करता है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये एनर्जी इतना ताकतवर है कि शायद एक दिन ये हमारे ब्रह्मांड के चीथड़े उड़ा दे। हालांकि हम लोग इस चीज के बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये ऐसे चीज हो सकते हैं जिसे हमारा फिजिक्स का नियम कानून एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और वहीं पे कुछ ये मानते हैं कि ये फिजिक्स का नया नियम है जिसे हम लोगों ने अभी तक नहीं जाना है। भले ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे रहस्य मौजूद है जो वैज्ञानिकों की होश उड़ा देते हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड का शुरुआत कैसे हुआ है और हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। वेल, आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था जिसके वजह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, बट मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। इस थ्योरी को 100% प्रूव नहीं किया गया है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी के सपोर्ट में ऐसे काफी सारे एविडेंस मिले हैं जो सीधे इसी तरफ इशारा करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ही सही थ्योरी है। इसके साथ ही एक और सवाल जो वैज्ञानिकों को हमेशा परेशान करते रहता है कि बिग बैंग से पहले क्या एग्जिस्ट करता था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग से पहले एक और ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता था और वो ब्रह्मांड खत्म हो गया, फिर उसके बाद हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वेल, अब जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। वैज्ञानिकों को भी इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं मालूम है। वैज्ञानिकों ने इससे रिलेटेड काफी सारे थ्योरीज दिए हुए हैं, जिनमें से पहला थ्योरी है द बिग क्रंच थ्योरी। इसके अनुसार डार्क एनर्जी एक टाइम आने के बाद इतना कमजोर हो जाएगा कि वो हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को रोक देगा और फिर ग्रेविटी आपस में इन सभी चीजों को खींचने लगेगा और फिर से ये एक छोटे से सिंगुलैरिटी में बदल जाएगा। दूसरा है द हिट डेथ थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड जिस प्रकार से आज फैल रहा है उस तरह लाखों करोड़ों साल तक फैलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी गैलेक्सी स्टार एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि किसी भी स्टार का एनर्जी एक दूसरे पर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज और तारों का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरा है द बिग रिप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस तरह डार्क एनर्जी की वजह से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है उसी प्रकार से ये फैलता रहेगा, और एक टाइम आने के बाद ये इतना फैल जाएगा कि इसके वजह से ब्रह्मांड में मौजूद हर कण, हर परमाणु को ये फाड़ कर रख देगा, यहाँ तक कि स्पेस और टाइम को भी ये अलग अलग कर सकता है। इन सभी थ्योरी के बीच एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि क्या हम ब्रह्मांड के इन रहस्यों को पूरी तरीके से कभी भी समझ पाएंगे। हमारे पास अभी ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज नहीं है जिससे कि हम लोग अपने ब्रह्मांड के अंत के बारे में जान सके। भले ही हमारे ब्रह्मांड का अंत हो या ना हो, लेकिन एक सवाल जो हर इंसान के दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि क्या हम इस पूरे
ब्रह्मांड में अकेले मौजूद है, यानी कि क्या हम इंसानों के अलावा भी कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करता है? और यही वो सवाल है जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, लेकिन अफसोस अभी तक इसका जवाब हमें नहीं मिला है। इस सवाल को 1950 में एक फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने सबसे पहले पूछा था। इन्होंने सोचा था कि अगर हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है तो अभी तक किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना पुराना है कि बहुत ज्यादा चांस है कि एक ना एक सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा जो इतना एडवांस होगा कि वो हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकता है। बट अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई भी मैसेज या फिर साइन नहीं मिला है जिससे कि हम लोग ये पता कर सके कि हमारे ब्रह्मांड में और भी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? 1990 के दशक में एस्ट्रोनॉमर ने सबसे पहली बार एक एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया था। अगर आपको एक्सोप्लैनेट नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद किसी दूसरे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों ने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को खोज लिया है और इन एक्सोप्लैनेट में से कुछ एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे पृथ्वी के ही सिमिलर हैं और साथ ही ये कुछ एक्सोप्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है। गोल्डीलॉक जोन वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे ना तो तापमान बहुत ही ज्यादा होता है और ना ही तापमान बहुत ही कम होता है, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल हमारे पृथ्वी की तरह नॉर्मल होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत ज्यादा चांस है कि इन प्लेनेट में पृथ्वी की तरह लाइफ हो सकता है। बट अभी तक हम लोगों ने कुछ ही एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है जो कि अपने सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक जोन में एग्जिस्ट करते हैं और वो प्लेनेट हैबिटेबल है। बट हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें अरबों की संख्या में ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह हो और हो सकता है कि उनमें से एक प्लेनेट में एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहीं पे एक और सवाल आता है कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन किसी दूसरे प्लेनेट में एग्जिस्ट करता हो तो अभी तक हम लोग उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाए हैं? वैज्ञानिक कई सालों से रेडियो सिग्नल और कई अन्य तरीकों से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ भी खास नहीं मालूम पड़ा है। हालांकि 1977 में एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल हमें मिला था जिसे वाउ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक एलियन का मैसेज हो सकता है, लेकिन ये वाउ सिग्नल फिर से हमें दोबारा कभी नहीं मिला और आज तक साइंटिस्ट इस वाउ सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोगों को इस वाउ सिग्नल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। हालांकि वाउ सिग्नल एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है। अगर मैं चाहूँ तो इस पे एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो तक बना सकता हूँ, बट अगर आप लोगों का डिमांड हो तब। इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे ब्रह्मांड में एलियन एग्जिस्ट करते होंगे तो एक न एक दिन हम उनसे कांटेक्ट जरूर कर पाएंगे। आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम का दुनिया कितना एडवांस और कैसा रहेगा। हालांकि अभी के हिसाब से ये एक मिस्ट्री है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। अगला जो मिस्ट्री है वो हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर है। काफी सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम लोग अपने आसपास जितनी सारी चीजों को देखते हैं, फील करते हैं, वो सब कुछ बस एक झूठ है। रियलिटी में ये सभी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और साइंटिस्ट इसी को सिम्युलेशन थ्योरी कहते हैं। हाँ, वही सिम्युलेशन आइडिया जिसे मैट्रिक्स जैसे मूवी में दिखाया गया है। हालांकि मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर आप सिम्युलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।